हेलो एवरीवन, माय नेम इज अखिलेश भावा। सो टुडे हमारा टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है लीगल इश्यूज विद जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स इन इंडिया। सो जो मैंने पीपीटी बनाई है ये मैंने ये देख के बनाई है। इसमें मैं आपको जो पीपीटी में लिखा है वो ये लिखा है कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ को हमें ठीक करना है, उसे ठीक कैसे करें, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप पीपीटी पढ़ के समझ सकते हो उन प्रॉब्लम्स की हमें सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स होते क्या हैं। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स को हम शॉर्ट टर्म में बोल देते हैं जेडीए। तो जेडीए पॉपुलर कोलैबोरेशन मॉडल्स इन इंडिया अलाउइंग पार्टीज टू पूल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स। मतलब क्या हुआ, दो बड़ी बड़ी कंपनियां समझ लीजिए आप साथ में आती हैं, दोनों अपने रिसोर्सेज लेके आती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक आ गया, एक कंपनी आ गई, दूसरी कंपनी आ गई, 5-5 लाख रुपए, अब जॉइंट रिसोर्स हो गया 10 लाख रुपए। उससे कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना, नया कुछ प्रोडक्ट बनाना जिसको हम लॉन्च करके बहुत ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। दीज एग्रीमेंट्स आउटलाइंस द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कौन सी कंपनी के कौन से ओनर के कितने राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कितना वो पैसा देंगे, उन पे क्या क्या राइट्स आएंगे, उसके बाद ड्यूटीज क्या होंगी, ये सब उस जेडीए में लिखा होगा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओवरव्यू हम समझ लेते हैं एक बारी। ओवरव्यू ऑफ लीगल फ्रेमवर्क क्या है, इसमें जो इस सब चीजों डील करता है, ये हमारा डील करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब क्या हो गया हमारे अंदर इंडिया में, हर कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब भी कोई दो कंपनी साथ में आएंगी, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने साफ साफ ये पढ़ा है, या मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटेंसी। बोथ बिजनेस ओनर्स जो भी आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। इंटेंशन होना चाहिए रिलेशनशिप बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बनाने का। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें सब क्लॉजेज लिखे होंगे, इंक्लूडिंग द जुरिसडिक्शन क्लॉज, की कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, या फिर बॉयलर प्लेट क्लॉज सब होंगे उसमें। उसमें ढंग से सब कुछ समराइज होगा। ठीक है, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना पड़ेगा जिसमें हम सब कुछ बताएंगे। सेकंड है सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन, एडिशनल रेगुलेशन गाइडलाइंस में अप्लाई डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री सच एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक चीजें लाइक जो अगर कोई भी हम रिसर्च करते वक्त, प्रोडक्ट बनाते वक्त कोई भी आईपी हमारी क्रिएट हुई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई अज्यूम आपको सबको पता होगा, वरना ये चीज हम कभी और डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर क्रिएट हुई है तो हमें प्रॉपरली बताना पड़ेगा ये चीज कि किस पार्टी को उसके राइट्स मिलेंगे। जॉइंट राइट्स मिलेंगे, जॉइंट ओनरशिप रहेगी उस आईपी में, या फिर ए को मिलेगा या बी को मिलेगा, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट में बताना पड़ेगा। हमें पूरा ढंग से रेगुलेट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई भी वेग चीज नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट में। यही लीगल इश्यूज आ जाते हैं जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप पार्टनरशिप करें तो आप अच्छे एक लॉयर को पकड़ें। एक अच्छा एडवोकेट होना चाहिए जिसको इस सब चीजों के बारे में बहुत नॉलेज हो, बिजनेस लॉ से एक्सपर्टीज हो। तो की कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस क्या होते हैं इसमें, स्कोप ऑफ वर्क, क्लियरली डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव टाइमलाइंस एंड डिलीवरेबल्स। अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसमें हम टाइम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि किस लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, किस लिए पार्टनरशिप हो रही है। डिलीवरेबल्स मतलब हम क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या हमारी चीजें रहेंगी कॉन्ट्रैक्ट में जो हमें करना है। वर्क क्या है, हमारा स्कोप ऑफ वर्क बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लॉज रहेगा, आप देख सकते हो, गूगल पे करके देख सकते हैं आप। स्कोप ऑफ वर्क में बहुत ही क्रूशियल हमारा कॉन्ट्रैक्ट में वो बन जाता है, क्लॉज बन जाता है, जिसके अंदर हमें लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो किस लिए रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कौन पार्टी क्या काम करेगी। ठीक है। सेकंड है ओनरशिप स्ट्रक्चर, डिटरमाइनिंग द इक्विटी स्टेक्स एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर। अब जैसे एक में दो में हो रहा है पार्टनरशिप हो रही है, तीन में हो रही है पार्टनरशिप हो रही है, तो हमें क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेगी कि किसकी कितनी स्टेक्स हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक इनसाइडर बता देता हूँ, बट कि जब भी आप कोई पार्टनरशिप करें तो 50-50 ना करें। ठीक है, एक कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि कॉल कर सकते हैं डिसीजंस को। ठीक है, कभी भी 50-50 अगर होगी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइम लगेगा। किसी एक बंदे को हमेशा बाकी से ज्यादा स्टेक इक्विटी मिलनी चाहिए ताकि एक अथॉरिटी बनी रहे।
तो आपको एक ऐसा लॉयर पकड़ना बहुत जरूरी है जिसकी ये सेम थिंकिंग रहती है आपकी तरह। थर्ड है फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फाइनेंशियल अरेंजमेंट मतलब वही हो गया कि कौन कितने पैसे देगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कितने पैसे देगा, क्योंकि बाद में जाके अगर कोई दिक्कत आई तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रेफर कर सकते हैं कि इसमें लिखा है आपको इतने पैसे देना, आपने साइन किया तो आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। वह तो क्या होता है कि जब कोई पार्टनरशिप करते हो तो बिना लिखे भी हो जाता है, लेकिन एक हमें क्या देखना है जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें हम हर चीज रिटर्न में डाल दें, ताकि आगे जाके हमें कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर फोर्थ आया था हमारा गवर्नेंस मैकेनिज्म, स्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन चैनल, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड टर्मिनेशन प्रोसीजर। फिर मैंने ये बात की, जैसे हम क्लॉज डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट में तो उसमें हम लिखेंगे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है। हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी रिलेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए कोई भी एक क्लॉज था, किसी भी पार्टनर ने फॉलो नहीं किया, तो इसका डिस्प्यूट कहाँ रिजॉल्व होगा? मीडिएशन से होगा, आर्बिट्रेशन से होगा, कोर्ट कौन सी होगी, कहाँ का जुरिस्डिक्शन होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक एक बिजनेस है जो हरिद्वार में चल रहा है, एक बिजनेस देहरादून में चल रहा है, बट हमने जुरिस्डिक्शन रख दिया ऋषिकेश का। देहरादून या हरिद्वार में से कोई डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जुरिस्डिक्शन होगा, वो कोर्ट देखेगी। तो आपको बहुत ही प्रिसाइसली कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। फिर लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन। एज आई टोल्ड यू, आईपी बहुत एक सेंसिटिव और बहुत ही क्रूशियल मैटर रहता है। आईपी एक बहुत ही क्रूशियल मैटर रहता है। हमें बहुत ध्यान से ये सब प्रिसाइसली हमें बताना पड़ेगा कि कोई भी आईपी पार्टनरशिप के दौरान बन रही है तो वो किसकी होगी, क्या उसमें जॉइंट ओनरशिप रहेगी सब पार्टनर्स की, और आईपी प्रोटेक्शन का जिम्मा किसे दिया जाएगा, कौन देखेगा वो सब प्रोसीजर को, कौन देखेगा, कौन उसके लिए लॉयर हायर करेगा, और ये सब किसको हम उसका लाइसेंस करेंगे, क्रॉस लाइसेंस करेंगे। लाइसेंसिंग मतलब होता है कि आगे हम किसी को यूज करने के लिए देंगे। कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना कैसे इंपॉर्टेंट रहता है? कोई पार्टनर है, दो लोग पार्टनर है किसी भी बिजनेस में, अभी साथ में उन्होंने जीडीए साइन किया है जीडीए साइन किया है, तो अब उनका क्या है? उनका मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अगर उनकी पार्टनरशिप के दौरान जेलस आके वो अपनी कॉन्फिडेंशियली ना ब्रीच कर दें। कॉन्फिडेंशियलिटी एक क्लॉज रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बहुत क्रूशियल क्लॉज है, ये आपको रखना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी पार्टनर अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचा के सब तहस नहस कर देगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है आपको भी, एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए बंदे में, डिग्निटी होनी चाहिए बंदे में, कहीं भी अपने पार्टनर को आउटसेल नहीं करना है। तो ये सब आप देख लीजिए। ये सब लीगल इशू होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही सब कुछ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कि कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो लॉफुल पर्पस के लिए बना होना चाहिए, कुछ भी उसमें इलीगल ना हो, कोई भी उसमें इम्पॉसिबल चीजें ना हो। प्रिसाइसली कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए ताकि उसमें सब कुछ कवर हो जाए, और हर हर प्रॉब्लम के लिए हम उस कॉन्ट्रैक्ट को जाके वापस से रेफर कर सकें, बाहर ना जाना पड़े हमें किसी चीज के। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड कंप्लायंस। ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग थ्रो रिसर्च ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और ट्रेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स। अब जब दो बिजनेस साथ में आ गए, उन्होंने कुछ बना दिया, उस पे हमें ड्यू डिलिजेंस मतलब उस पे हमें रिसर्च करनी है, रेगुलेट करना है। अगर हमने कोई लोग बना, उस पे ट्रेडमार्क लेना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर हम कुछ भी लाइसेंस कराना बहुत जरूरी होता है किसी चीज में, अगर हम कुछ ऐसा चीज बनाए जिसमें लाइसेंसिंग की जरूरत है, हम कुछ एम्युलेशन बनाए तो उसमें लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, या फिर कार बना रहे हैं तो उसमें लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। तो ये सब ड्यू डिलिजेंस हमें पहले से करके रखने हैं। इसका ये लीगल इशू आ जाता है बाद में आके, कंपनी तक बंद हो सकती है, पूरा पार्टनरशिप के हिस्से से हो जाती है ड्यू डिलिजेंस अगर ना फॉलो करें तो। फिर है ongoing compliance, ensuring the JDA and its implementation adhere to all applicable laws and regulations। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जब भी आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे, जब भी आप जेडीए बनाएंगे, उसमें कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, वरना वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। वर्डेबल क्या, वो वर्ड एब इनिशियो भी हो सकता है, शुरू से वर्ड उसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने वाला पार्टनर कुछ भी ब्रीच करके वो बच जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं आप, फिर ऐसे एडवोकेट को पकड़ें जिसको ढंग से एक्सपीरियंस हो उस चीज में, वरना पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, कंपनी की ऐसी तैसी फिर जाएगी।
फिर नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, मीटिंग मैंडेटरी डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ये सब आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, ये सब अपनी सब सब बातें एक दूसरे से शेयर करना, पार्टनरशिप के बीच में एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट चीजें होनी चाहिए, सब एक दूसरे को बताना पड़ेगा, बताना चाहिए, कोई भी दूसरे का फायदा नहीं उठाएगा। ये एक पार्टनरशिप की बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो ही कहीं लिखी नहीं होती बट ये फॉलो करनी रहती है। सो नेक्स्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। अब इसमें क्या होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है ये मैंने दो पर्पस के लिए बनाई है, कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ सीखना चाहता है, आगे आके एडवोकेट बनेगा, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है, ये समझ जाए। और कोई भी क्लाइंट या कोई भी लेमैन आदमी है, वो अगर इसे पढ़े तो वो भी समझ जाए कि मुझे क्या क्या चीजें का ढंग से ध्यान रखना है। इसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसमें नेगोशिएशन, अटेम्प्ट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू ओपन कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टनर्स। हर चीज में अपर एंड नहीं हो सकता किसी भी एक पार्टनर का, हमें कभी कभार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें भी कभी कभार पीछे हटना पड़ेगा किसी चीज से, हमें भी कभी कभार अपना, ऐसा नहीं कह सकता कि नुकसान कराना पड़ेगा, बट हर चीज में अपना फायदा नहीं देख सकते हम, कभी कभार हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी चीज में। सेकंड इन मीडिएशन, एंगेज ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएटर टू फैसिलिटेट डिसीजंस डिस्कशंस एंड फाइंड अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। अगर कोई भी दो लोगों के बीच में, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले ही ऐसा एग्रीमेंट बनाइए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाइए कि 50-50 पार्टनरशिप ना हो, ताकि कभी भी इस चीजों की प्रॉब्लम ही ना मेडिएशन की, थर्ड पार्टी को बनाने की जरूरत ही ना पड़े, कोई एक बंदा डिसीजन कॉल करे, काम वही खत्म, दूसरे के यही तैसी। इसलिए दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किसी एक लीडर को अपॉइंट करें, ये हिम्मत होनी चाहिए ताकि एक जल्दी काम हो सके, एक प्रॉपर फ्लो में काम हो सके, कहीं भी काम अटके ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अथॉरिटी में है वो दूसरों की बात ही ना सुने, बात सुने, उन्हें समझाए। नहीं समझ आ रही है, तब मीडिएशन पे जाए, मीडिएशन होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट स्टेप होना चाहिए, उससे पहले सब अपने अंदर ही होना चाहिए। मीडिएशन में क्या होगा, थर्ड पार्टी आएगी, थर्ड पार्टी कौन अपॉइंट करेगा, खुद भी अपॉइंट कर सकते हैं, कोर्ट से भी अपॉइंट करवा सकते हैं, वो थर्ड पार्टी आएगी, दोनों पार्टी से बीच में बात करवाएगी, समझाएगी, सब दोनों पार्टी से प्रॉब्लम पूछेगी क्या है, अकेले ही पूछेगी, साथ में पूछेगी, उसका सोल्यूशन निकाल के उनको देगी। ये सोल्यूशन कोई भी मैंडेटरी सोल्यूशन नहीं है, उनको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। थर्ड इज आर्बिट्रेशन, अगर नेगोशिएशन में मेडिएशन से काम नहीं चलता तो आर्बिट्रेशन की तरफ जाया जाएगा। आर्बिट्रेशन जो होती है वो बाइंडिंग होती है। आर्बिट्रेशन जब भी होगी दो पार्टनर के बीच में, वो बाइंडिंग होगी, उन पे उनमें जरूर अमल करना पड़ेगा, वो उससे पीछे नहीं हट सकता। सो इसके बाद है taxation and financial implications. Tax consideration, understanding applicable taxes such as income tax, GST and withholding tax and their impact on GDA। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि टैक्स बचाने के पीछे बहुत ऐसी तस्वीर आती है, टैक्स कभी भी नहीं बचाना है, टैक्स इवेड नहीं करना है, टैक्स को यूज करना है, टैक्स इवेजन इज अ क्राइम। टैक्स टाइम टाइम पे भरते रहना पड़ेगा आपको। टैक्स अगर आप नहीं भरते हैं तो वही बात है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो बिल्कुल बिजनेस को ऐसे तहस नहस कर सकती हैं। ठीक है, ये गलतियां जब अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो पकड़ा जाता है, तो मतलब फिर कॉन्सिक्वेंसेज झेलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो किसी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को कर लो, अगर आपको टैक्स भरने का प्रॉब्लम लगता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका भी आंसर दे देगा, वरना हम तो बैठे ही हैं, एडवोकेट से है ही इस काम के लिए कि आपका पैसा कैसे बचाया जाए। तो मैंने तो एक बात बताई है, लेकिन टैक्स कंसिडरेशन आपको जरूर रखनी है अपने बिजनेस में। Second is financial reporting, ensuring accurate and transparent financial reporting to meet accounting standard and regulatory requirement। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फिर वही रिक्वायरमेंट वाली, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाली बात आ गई, कहीं भी आप टैक्स वाली बात करेंगे तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जरूर आएगी। जितना टैक्स आपकी सैलरी पे, एक्सपेंसेस पे, सब कुछ लग रहा है, वो आपको देना ही पड़ेगा। ऑडिट एंड कंप्लायंस, अपनी कंपनी की ऑडिट कराना, कहाँ कितना एक्सपेंस हो रहा है, जितनी चीज आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे गवर्नमेंट से, उतना बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्स, कैन से इफेक्ट, कैन मेक अ इफेक्ट ऑन द बिजनेस। So audit and compliance is very necessary for the business. So next is conclusion की तरफ बढ़ते हुए ये बताता हूँ मैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव रखना है आपको, डिफाइन द पार्टनरशिप गोल्स एंड स्कोप अपफ्रंट टू इंश्योर अलाइनमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में प्रिसाइज सब कुछ लिख दीजिए, क्या वर्क है, कौन क्या करेगा, कितना पैसा देगा, ताकि आगे आगे कभी भी कोई दिक्कत ना हो। फेयर रोबस्ट गवर्नेंस,
एस्टैब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड डिस्प्यूट सॉल्यूशन मैकेनिज्म। सब मैकेनिज्म आप पहले से तैयार रखेंगे ताकि बाद में कोई भी दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन बहुत ही जल्दी निकले, डायरेक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करें और आपका सोल्यूशन निकल जाए। थर्ड इज आईपी। आईपी के बारे आईपी मैंने बताया आपको बहुत क्रूशियल रोल रहता है किसी बिजनेस में। आईपी पे आप बहुत ध्यान से प्रिसाइज उसका प्रोविजन बनाएंगे। थर्ड फोर्थ इज रेगुलेटरी compliance, एज आई टोल्ड यू बिफोर, रेगुलेटरी compliance बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लॉ को नहीं तोड़ सकते हैं अपने बिजनेस में, अगर तोड़ा और बिजनेस पकड़ा गया तो बिजनेस गया आपका। फिर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्ड इन एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग मैकेनिज्म्स, कंडीशन इवॉल्विंग पार्टनरशिप डायनेमिक्स। फ्लेक्सिबल रहना, आपको सेक्रीफाइस करने की भी जरूरत है। आगे कोई नया पार्टनर आप ला रहे हैं तो उसके स्टेक इक्विटी देने की जरूरत है, अपने आप की इक्विटी कम करने की जरूरत है। ये सब करेंगे तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। यही कुछ लीगल इश्यूज हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही फ्लरिश करेगा, नहीं रखेंगे तो बिजनेस डूब सकता है बहुत गंदी तरीके से, कोई नहीं बचा पाएगा उसको। सो बस आज के लिए यही था। अब कभी नौबत आई कि बिजनेस डूब रहा और कोई नहीं बचा पाया उसको, तो हियर आई एम, आई लुक इनटू दैट मैटर। तो थैंक यू, I'll meet you in the next video.